हे गाइस, आज हम आप सभी के लिए क्लास 12 के फिजिक्स का जो छठवां चैप्टर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण को लेकर आए। गाइस, इससे पहले हम लोग 5 चैप्टर को अच्छी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। हालांकि अभी उसके न्यूमेरिकल्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराना बाकी है, उसको हम लोग आगे कराते रहेंगे। गाइस, आज हम लोग छठवां चैप्टर विद्युत चुंबकीय प्रेरण को स्टार्ट कर रहे हैं। गाइस, हालांकि मैंने आपसे कहा था कि अब जो लेक्चर्स होंगे 1 शॉर्ट लेक्चर के तौर पे होंगे, यानी एक ही दिन पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे विद न्यूमेरिकल, पूरी तरीके से पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। लास्ट चैप्टर क्लास 12 की केमिस्ट्री का, सेकेंड केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर था हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन को मैंने कंप्लीट किया भी था। तो काफ़ी स्टूडेंट हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करने लगे। कुछ लोग अल्फा इंस्टीट्यूट जो एप्लीकेशन है वहाँ पे बार बार मैसेज करने लगे चैट सेक्शन में जाके। तो कुछ लोग टेलीग्राम पर बार बार मैसेज करने लगे। कुछ लोग कॉल करके कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे, सर अगर आप जो 1 शॉर्ट लेक्चर देते हैं उससे पहले अगर छोटे छोटे करके हमें पढ़ा देते तो बढ़िया करते, तब आप 1 शॉर्ट लेक्चर देते तो हमारे लिए अच्छा होता। कुछ लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो उनके रिक्वेस्ट को देखते हुए मैंने अब सोचा है कि आपको पहले छोटे छोटे करके ही पढ़ाऊंगा। लेकिन ये आधे घंटे का लेक्चर नहीं होगा, ये भी लेक्चर आपका थोड़ा सा आप मेहनत ज़्यादा कीजिए। ये लेक्चर भी कम से कम 1.5 घंटे का होगा, 3 घंटे का नहीं, 1 से 1.5 घंटे का होगा। 1 घंटे 20 मिनट 25 मिनट इस तरह से आपको लेक्चर मिलेंगे। थोड़ा सा आप लोग मेहनत ज़्यादा कीजिए। आधे घंटे कर रहे थे ना, वैसे आपको एक ही लेक्चर मिलेगा, या तो फिजिक्स का या केमिस्ट्री का, लेकिन 1 से 1.5 घंटे का मिलेगा, 2 घंटे का भी हो सकता है। थोड़ा सा मेहनत कीजिए, पूरा चैप्टर एक ही साथ कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा सा अगर आपको नहीं समझ में आता है, मैं वैसे भी बहुत आराम से धीरे धीरे पढ़ाता हूँ। रहेगी बात सिलेबस जल्दी कंप्लीट कराना है, और सिलेबस के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करानी है। तो जल्दी करना है तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा ना। हम अपनी तरफ से 1-1.5 घंटे पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग नहीं मेहनत कर सकते हो। जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना क्या प्रॉब्लम होती है आप लोगों को। चीज़ें तो समझ में आती हैं, चाहे 1 शॉर्ट लेक्चर के तौर पर पढ़ाऊँ, चाहे मैं छोटे छोटे लेक्चर के तौर पर पढ़ाऊँ। हमेशा तो मैं चीज़ों को समझा कर ही पढ़ाता हूँ ना, समझ में तो आती है आप लोगों को ना। तो क्या आप लोग मेहनत नहीं कर सकते हो? बस इतना दिक्कत होती है सर 1 घंटे 1.5 घंटे नहीं बैठ पाता हूँ, यही दिक्कत होती है, मुझे मालूम है। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप 1-1.5 घंटे पढ़ने की आदत डालिए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए। माँ सरस्वती का एक फ़ोटो लाइए, उनको सामने रखकर उन्हें आराध्य मानकर उनका जो होता है ना आराधना करके तब बैठिए, तो दिमाग कंसंट्रेट रहेगा और आप लंबे समय तक पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऐसा कीजिए सभी लोग ना। तो चलिए ठीक है, अब आपको क्या करेंगे, हम लेक्चर को पहले छोटे छोटे तौर पे देंगे, फिर वही लेक्चर एक साथ कंबाइन करके आपको हम 1 शॉर्ट लेक्चर के थ्रू पे देंगे। इससे क्या होगा, एक ही लेक्चर आपको 2 बार मिलेगा, तो आपको 2 बार पढ़ने का मौका मिलेगा, और 2 बार पढ़ने का मौका मिलेगा तो आपकी अच्छी तैयारी होगी। ठीक है, तो चलिए आज छठवां चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कम से कम 1 घंटे 1.5 घंटे की लेक्चर होगा। आप भागिएगा मत, लास्ट तक देखिएगा। निश्चित रूप से आप मेहनत कर रहे हैं तो फल भी आप ही को मिलेगा। जो मेहनत नहीं कर रहा है, जो इस समय सो रहा है, घूम रहा है, उसको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, उसका परसेंटेज अच्छा नहीं आएगा। जो मेहनत कर रहे हैं उन्हीं का परसेंटेज आएगा। आप कर रहे हो तो आप ही का परसेंटेज आएगा, इतना विश्वास रखना। कोई भी किया गया कर्म फालतू का नहीं जाता है। आप जो भी कर्म कर रहे हो, जो भी मेहनत कर रहे हो, उसका फल जरूर मिलेगा। जब भी रिजल्ट आएगा आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो गाइस देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, पीडीएफ देखेंगे। देखिए पूरे चैप्टर का पीडीएफ तैयार है बेहतरीन तरीके से, पूरे चैप्टर का पीडीएफ है। ठीक है, पूरे चैप्टर का हाईलाइटिंग किए हुए चैप्टर का पीडीएफ है न्यूमेरिकल के साथ में ना। इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा आज के लेक्चर का। कहाँ पे मिलेगा? टेलीग्राम पर भी मिलेगा, और अल्फा इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पे जो स्टडी मटेरियल है वहाँ पर भी मिलेगा। ठीक है, स्टडी मटेरियल में चले जाइएगा अल्फा इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पे, वहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग, ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या समझते हैं। अभी हम लोग कुछ नहीं समझते हैं, पहले समझिए आप लोग एक स्टोरी क्या हुआ था। आप एक साइंटिस्ट का नाम जानते हैं, ऑर्स्टेड। बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा सभी लोग। ऑर्स्टेड 1820 की बात है। कब की बात है? 1820 की। ऑर्स्टेड नामक एक साइंटिस्ट है। देखिए समझ लेंगे तो आगे चैप्टर में बहुत ही आसानी होगी। अगर यही नहीं समझेंगे तो पूरा चैप्टर रटना पड़ेगा। सीधी सी मैं बात बता दे रहा हूँ। ठीक है, ऑर्स्टेड नामक एक साइंटिस्ट है। अभी तक आप लोग क्या कर रहे थे, कोई धारावाही चालक तार था। अभी तक बायोसेवर्ट के नियम में क्या था, इस धारावाही चालक तार में आई धारा प्रवाहित कर रहे थे आप लोग, ये तो कर रहे थे, इसमें आई धारा प्रवाहित कर रहे थे। तो इस चालक तार के कारण आर दूरी पर कोई बिंदु पी स्थित था, तो इस पी बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। यानी अभी तक बात क्या थी कि हम किसी धारावाही चालक तार में धारा प्रवाहित कर रहे थे, तो धारा प्रवाहित करने के कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जा रहा था। बात समझना सभी लोग, कोई तेजी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, समझ में आना चाहिए बस। ठीक है, उत्पन्न, ठीक है, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। अभी तक क्या होने वाला था कि अगर हम कोई भी धारावाही चालक तार थे, उसमें अगर हम धारा प्रवाहित कर रहे थे,
तो क्या होता था, इस धारा के कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जा रहा था, और उस चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए हमने अलग अलग रूल पढ़ा था, बायो-सेवर्ट का नियम पढ़ा था, एम्पियर का परिपति नियम पढ़ा था, और बहुत सारी चीजें पढ़े थे हम लोग। उसका अनुप्रयोग पढ़ा था, कोई प्रणालिका था उसमें धारा प्रवाहित कर रहे थे, तो उस प्रणालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे ज्ञात करते हैं, ये सभी फार्मूला हम लोग चैप्टर नंबर 4 में पढ़े हुए थे। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, बताओ जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे चैप्टर नंबर 4 में? कितने लोग चैप्टर 4 को पढ़े? तो मेरे चाचा जो थे, ऑस्टेड चाचा जो ये चाचा थे, जो चाचा ने क्या कहा, उसको ये नहीं समझ में आया कि अगर हम ये धारा प्रवाहित करें तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जा रहा है। कहानी समझना, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, समझ में आया तो बहुत मजा आएगा। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोग कर सकते हो जो चीज़ें हैं यहाँ पे, प्रैक्टिकल कर सकते हो आप। उन्होंने कहा कि जब हमने यहाँ पे धारा प्रवाहित किया, और मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा, अपना एक एक्सपीरियंस बताऊँगा जो मैंने थीसिस में दिया था, थीसिस में दिया था, और जब मैं पढ़ रहा था, ठीक है, अभी पढ़ गया, अभी भी पढ़ ही रहा हूँ, ठीक है, पढ़ा रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस यहाँ पे बताऊंगा, और बहुत बड़ी चीज़ है। अगर ऐसा हो गया तो आपको समझना एनर्जी की बहुत ही अच्छा उपलब्धता हो जाएगी। आगे मैं बताऊंगा, आगे जब फैराडे का नियम बताऊंगा तो बताऊंगा, ठीक है। बात समझना यहाँ पे, ये जो आपका ये धारावाही चालक है, ये क्या है, आपका धारावाही चालक है। ये जो धारावाही चालक है, ये धारावाही चालक का मतलब क्या होता है, ये सिंपल तार है आपका एल्युमिनियम का या फिर काफर का। इस तार में अगर हम लोग धारा प्रवाहित करें तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जा रहा है, हो जा रहा है ना, अभी तक आप ये पढ़े थे। लेकिन ऑस्टेड ने कहा 1820 में, अगर ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ऑस्टेड के अलावा बहुत जैसे फैराडे वगैरह भी थे, ये अगर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो क्या अगर हम किसी चुंबक के पास में, सीधी सी बात इसका उल्टा, ये चुंबक है, इस चुंबक के पास में अगर कोई तार रख दें, या जिसे हम लोग धारावाही चालक कहते हैं, धारावाही चालक रख दें, तो क्या इस चुंबक की कारण इसमें भी धारा बहने लगेगी? लगना चाहिए ना। अगर तार के पास में अगर धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो इसका उल्टा भी तो होना चाहिए, चुंबक रखने पर इसमें भी धारा बहना चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए, बताइए जरा, चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे होना चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे भाई साहब, मैं सीधी सी पूछ रहा हूँ, आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब मैंने इसमें धारा प्रवाहित किया तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। जस्ट इसका उल्टा, अगर मैं यहाँ पे चुंबक रख दूं तो इस तार में धारा प्रवाहित अपने आप होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं चाहिए? बताओ, होना चाहिए कि नहीं चाहिए? अब भाई साइंटिस्ट थे, वे कह रहे थे अगर धारा प्रवाहित करने पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जा रहा है तो चुंबक को रखने पर भी यहाँ पे धारा उत्पन्न हो जाना चाहिए। चुंबक को रखने पर भी इस धारावाही चालक में धारा उत्पन्न हो जाना चाहिए। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं? ये जो मैं बात कहना चाह रहा हूं, ये समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर आ रही होगी तो अच्छी समझ में आएगा, पूरा चैप्टर इंटरेस्टिंग लगेगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, फिर से समझना, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं यह कहना चाह रहा हूं, मेरा इंटेंशन बस इतना समझाना आपको, जब मैंने यहाँ पे इस कंडीशन में, लाल लाइन से इस पहले वाले कंडीशन में समझना, जब मैंने इसमें धारा प्रवाहित किया आई, तो इस धारा के कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया बी, जो कि हमने पढ़ा था। इस चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए बायो-सेवर्ट ने अपना नियम दे दिया। क्या दिया नियम? चुंबकीय क्षेत्र बी इज इक्वल टू क्या बताया? आई dl साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, ये उन्होंने नियम दिया था। यानी आर दूरी पर, कोई बिंदु आर दूरी पर कोई बिंदु पी स्थित है, इस पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के सूत्र उन्होंने दिया था। किसने? बायो-सेवर्ट ने दिया था ना बायो-सेवर्ट। लेकिन इसका उल्टा हमने सोचा। हमने क्या सोचा कि जब इसमें धारा प्रवाहित कर रहे थे तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जा रहा था। अब हमने इसका उल्टा सोचा। इसका उल्टा क्या सोचा? हमने सोचा कि यहाँ पे चुंबक रख देते हैं तो इसमें धारा बहने जाएगी। सब लोग खुश हो गए कि चुंबक मार्केट से लेकर आएंगे, तार के पास में रखेंगे, धारा बहने लगेगी, कोई बिजली कनेक्शन नहीं कराना होगा। अरे धारा मतलब बिजली बहने लगेगी, यही सभी लोग खुश थे। क्या ऐसा होता है? कभी आपने किया है ऐसा? और नहीं किया तो करके देखना, नहीं होगा। लेकिन सोच तो सकते हो, मैं सिंपल यहाँ पे धारा प्रवाहित किया तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। जब यहाँ पे चुंबक रखे तो किसमें, क्योंकि इसमें क्यों नहीं धारा उत्पन्न हो जा रहा है? बात समझना सभी लोग। सिंपली तरीके से इसमें जब हमने धारा प्रवाहित किया तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। तो जस्ट इसका उल्टा, हमने यहाँ पे चुंबक रख दिया तो इसमें धारा क्यों नहीं उत्पन्न हो रहा है? ये पता होना चाहिए ना, क्योंकि साइंस है तो क्यों का अर्थ यहाँ पे पता होना चाहिए ना। सोचो, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप लोग साइंटिस्ट बन सकते हो, ठीक से समझोगे तब। सीधी सी बात है, साइंटिस्ट ने देखा यह कि इसमें हमने धारा प्रवाहित किया
यहाँ पे हमने धारा प्रवाहित किया तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। जस्ट इसका उल्टा भी तो होना चाहिए, यहाँ पे चुंबक रख दी, इसमें अपने आप धारा प्रवाहित होनी चाहिए। अगर ऐसा होता तो बताइए कितना बढ़िया होता, बहुत अच्छा होता। अगर ऐसा होता तो कितना बढ़िया होता। आपको कुछ भी चीज़ें खरीदनी नहीं होती, नहीं जनरेटर, नहीं इन्वर्टर, नहीं बिजली, आप चुंबक ला के रख देते, वहाँ पे धारा अपने आप बहने लगती, वहाँ पे धारा अपने आप बहने लगती। यही होता ना अगर ऐसा होता तो, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। हालांकि आप इस चैप्टर को लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं अपने एग्जाम में, पिछले साल पढ़े हैं आप इस चैप्टर को 10th में, ठीक है। वैसे आप लोग भूल गए होंगे, पढ़े तो नहीं होंगे। क्या कर रहे हो आप लोग? चलिए ठीक है, अब मैं बता रहा हूं। जो साइंटिस्ट थे ऑस्टेट के अलावा, जो फैराडे नामक साइंटिस्ट थे, ठीक है, माइकल फैराडे, आगे इनका नियम भी पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। माइकल फैराडे और जोसेफ हेरनी, ये दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक प्रयोग किया। उन्होंने क्या किया, एक चुंबक लेकर आया, ये चुंबक है आपका NS वाला, इसके बगल में एक तार रख दिया और इसमें धारा नहीं बहने लगा। और मैं बता रहा हूँ ये एक दिन में नहीं किया था, मैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बता रहा हूँ साइंटिस्ट की, मैं बहुत किसी बुक में पढ़ा हुआ था। हाँ, उसमें यह था कि इन्होंने क्या किया, इस तरह से इसके पास रख दिया लाके चुंबक। इन्होंने सोचा कि एक दिन में धारा नहीं बहती, उसे 2-3 दिन में धारा बहेगी। 2 दिन में नहीं बहा, 3 दिन में भी नहीं बहा, 10 दिन में भी नहीं बहा, 20 दिन में भी नहीं बहा। और ये तार में इन्होंने एक धारा मापी लगाए थे यहाँ पे, इसको हम रब कर रहे हैं, इस कंडीशन को हम रब कर रहे हैं। एक बार फिर से कंडीशन समझ लीजिए, अच्छे से समझिएगा। उन्होंने क्या कहा था, देखिए सिलेबस कंप्लीट होगा, टेंशन मत लेना आप लोग, लेकिन समझ के पढ़ोगे तो रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। उन्होंने क्या कहा था, एक सिंपल से धारावाही चालक था। उस धारावाही चालक तार में जब उन्होंने धारा प्रवाहित किया तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया था। किसका प्रयोग था, ऑस्टेट का प्रयोग था ना यार, आप लोग किए थे ना ऑस्टेट का प्रयोग। ये वाला जो है ऐसे ऐसे यहाँ पे आपका एक मीटर लगा के यहाँ पे ऐसे इस तरह से ऐसे ऐसे धारा प्रवाहित कर रहे थे, तो मीटर आपका उल्टा हो जा रहा था, सीधा हो जा रहा था। ऐसा हम लोग बताए थे चौथे चैप्टर में, ये सब पढ़ाया था मैंने। तो ये यहाँ पे देखिए, जब इसमें आई धारा प्रवाहित कर रही थी, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जा रहा था। तो माइकल फैराडे और जोसेफ हेरनी और बहुत से साइंटिस्ट थे, इन लोगों ने कहा, मिले और इन्होंने चर्चा किया कि क्या इन्होंने चर्चा किया, उन्होंने सोचा कि इसके विपरीत भी संभव होना चाहिए, इसके विपरीत संभव होना चाहिए। मैं अगर यहाँ पे चुंबक ला के रख दूं तो यहाँ पे कोई तार रख दूं तो इस तार में अपने आप धारा बहने लगना चाहिए, उन्होंने सोचा था। और उन्होंने चुंबक ला के रख दिया यहाँ पे। एक दिन में तो धारा बही नहीं, बात हुआ 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, 10 दिन का। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, समझिएगा सभी लोग, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बात समझिएगा सभी लोग। 2 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, लेकिन धारा बह ही नहीं रही थी। परेशान हो गए उन्होंने कि धारा बह नहीं रही है, भाई साहब ये क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक है। यहाँ पे आपका ये धारा मापी लगा के रखे हुए हैं, ये धारा मापी लगा के रखे हुए हैं, धारा बह नहीं रही है। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 10 दिन हुआ, 20 दिन हुआ, 50 दिन हुआ, धारा बह नहीं रही थी। साल भर बीत गया, 2 साल बीत गया, नहीं धारा बही। एक दिन गुस्सा में आ गया उन्होंने, एकदम करें एकदम गुस्सा आ गया। जब आप लोग गुस्सा में आते हो तो क्या करते हो जरा बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। जब आप लोग गुस्सा में आते हो तो करते क्या हो ये बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। गुस्सा में आते हो तो करते क्या हो, खाना छोड़ देते हो, वाह, कुछ लोग खाना छोड़ देते हैं, अच्छी बात है, खाना नहीं छोड़ना चाहिए, खाना से गुस्सा नहीं करना चाहिए। जब गुस्सा में आते हो तो कुछ लोग क्या करते हैं, उठाकर फेंक देते हैं कापी किताब, वो भी नहीं करना चाहिए। मासूसी अगर हो गई गड़बड़ तो गड़बड़ हो जाएंगी। तो इन्होंने गुस्सा में आकर चुंबक को उठाकर ऐसे पटक दिया, और जैसे ही पटका वैसे इसमें धारा ऐसे बह गई। अरे धारा मापी में धारा बह गई, वो खुश हो गए, अरे ये क्या हो गया, खुश हो गए। फिर चुंबक को हटाए दूर के लिए, फिर चुंबक को उठाकर पास ले गए, फिर धारा बही, फिर दूर ले गए, पास रुक गई थी, फिर पास ले गए तो धारा बह गई। ये क्रिया 2-3 बार किया उन्होंने, धारा बह जा रही थी। चुंबक को पास लेते ही धारा बढ़ जा रही थी। अभी भी पास में अगर लाकर यहाँ पे इसे रख दिए तो धारा नहीं बढ़ रही थी। आगे पीछे कर रहे थे चुंबक को तो धारा बढ़ रही थी। बाद में उन्होंने इस तार को आगे पीछे करने लगे तो धारा बहने लगी। उन्होंने कहा अरे यार ये क्यों हो जा रहा है, आगे पीछे करने पे धारा बह रही है, हिलाने डुलाने पे धारा बह रही है, चुंबक को और तार को पास में रखने पे धारा नहीं बह रही है।
उनके दिमाग में इसका कोई जवाब ही नहीं आया। तो उन्होंने फिर रिसर्च वगैरह करने शुरू किया, क्यों ऐसा हो रहा है, ये सभी चीज़ें आपको इस चैप्टर में पढ़नी है। यही पढ़ना है कि क्यों धारा बह रही थी, इसके पीछे का कंसेप्ट था चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। आगे हम लोग पहले चुंबकीय फ्लक्स पढ़ते हैं, फिर से यही स्टोरी दोबारा हम लोग देखेंगे बढ़िया तरीके से। और अगर आपको ये स्टोरी समझ में आया तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना स्टोरी में क्या हुआ था। कुछ नहीं हुआ था, साइंटिस्ट जो थे यहाँ पे ऐसे चुंबक रख के सालों इंतजार किए धारा बहने के लिए। नहीं भाई, जब गुस्सा हुए तो उठा के पटक दिए, जैसे ही पटके उसमें धारा बहने लगी, क्योंकि पटकने पर ये चुंबक आके इसके पास गया, मतलब चुंबक में गति हुआ तो धारा बहने लगी। फिर उन्होंने कहा यार चुंबक पास जाने पर बह रही, तो पास ला के रख दिए, धारा तब पर भी नहीं बह रही थी। उन्होंने कहा फिर चुंबक को आगे पीछे हिलाने लगे तो धारा बहने लगी, फिर तार को हिलाने लगे तब तारा बहने लगी। मतलब यहाँ पे ये हुआ कि अगर ये चुंबक है आपका, ये आपका तार है, समझना, ये लाल वाला तार है, चुंबक को ऐसे ऐसे हिला रहे थे तो धारा बह रही थी, ऐसे ला के रख दे रहे, सटा के भी रख दे रहे थे, धारा नहीं बह रही थी। उन्होंने सोचा कि चुंबक को हिलाने पर क्यों धारा बह रही है, इसका कोई रीजन होना चाहिए। चुंबक को खड़ा रख देने पर धारा नहीं बह रही है, चुंबक को हिलाने पर ही धारा क्यों बह रही है, इसका रीजन उन्होंने जानने के लिए आगे काफ़ी कंसेप्ट दिए। और इसके पीछे एक ही कंसेप्ट है चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का। तो हम लोग सबसे पहले चुंबकीय फ्लक्स में पढ़ेंगे, और चुंबकीय फ्लक्स आपके एग्जाम में पूछता भी है, ठीक है। तो ये जो मैंने स्टोरी सुनाया, ये स्टोरी तो यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, आप लोग पढ़ सकते हो। पढ़िए, देखिए 1820 में ऑस्टेड ने ऑस्टेड के प्रयोग के साथ चुंबक में संबंध में सिद्ध किया कि गतिमान आवेश काल उत्पन्न करने पर धारा उत्पन्न होती है। प्रश्न यह उठा क्या इसके विपरीत भी संभव है, अर्थात वे जो कहानी मैंने बताया 1830 में, 1820 में इन्होंने किया था, 1830 में इन लोगों ने इसका प्रयोग, मतलब इसका प्रयोग किया, और प्रयोग करने पर ये धारा उत्पन्न हुई। ये सभी चीज़ें कहानी यहाँ पे लिखी हुई है, आप लोग पढ़ सकते हो, ज़्यादा मैं बताऊँगा नहीं। चीज़ें समझ में आई भाई? जब कभी कोई काम नहीं होता तो गुस्सा में आना पड़ता है। अरे यार 2 साल 3 साल बैठकर इंतजार कर रहे थे, धारा नहीं बह रही थी, एक दिन गुस्सा आकर चुंबक फेंके, सब कुछ हो गया। इसी तरह से इसीलिए जब कोई काम नहीं होता है तो गुस्सा पड़ती है, तो मारने का मन करता है। हाँ, गुस्सा में आने पर भी यहाँ पर ये क्या दर्शाता है, गुस्से में भी कुछ काम हो जाते हैं। कहीं कहीं पर गुस्सा स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं होता, लेकिन काम के लिए लाभदायक होता है, यही दर्शाता है ना। कभी कभी अगर आप गुस्सा हो जाओगे तो काम हो जाएगी। आपके लाइफ में भी ऐसा होगा, 2 साल 3 साल 4 साल तक बैठे थे तो धारा नहीं बह रही थी, जैसे ही गुस्सा में उठा के पटके वैसे धारा बहने लगी, है ना। चलिए, तो हम लोग जानते हैं धारा क्यों गुस्सा में आने पे बही। हो सकता है कि गुस्से के बाद धारा बहने लगी, ऐसा तो नहीं होगा। इसके पीछे एक ही कंसेप्ट है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की। अब हम लोग चुंबकीय फ्लक्स के बारे में जानेंगे, तभी तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन समझेंगे। तो हेडिंग करिएगा सभी लोग, चुंबकीय फ्लक्स। क्या हेडिंग करना है? चुंबकीय फ्लक्स। समझ में आ रहा है? सभी पॉइंट समझ में आ रहा है ना? देखिए, बहुत ही आराम से धीमे धीमे चलेंगे, चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। भले ही लेक्चर लंबा हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बार समझने में लंबा होगा ना, ठीक है। अब हेडिंग करिएगा चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स, इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? मैग्नेटिक फ्लक्स, या चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। देखिए, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? देखिए, किसी चुंबक के क्षेत्र में रखे पृष्ठ के अविलंबवत गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। देखिए, कोई चुंबकीय क्षेत्र है, यह आपका चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र। ये चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या? चुंबकीय बल रेखाएं हैं। और इस चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम कोई ऐसे प्लेट रख दें, इस प्लेट के अभिलंबवत, इस प्लेट के अभिलंबवत गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। एक बार सभी लोग डिफिनेशन लिखेंगे कमेंट बॉक्स में चुंबकीय फ्लक्स का। किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ की चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। आप लिख सकते हैं किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाले, पृष्ठ के अभिलंबवत
अभिलंबवत, आप सभी लोग भी लिखिए लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को देखिए, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो डिफिनेशन एक बार सभी लोग रिपीट करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। देखिए, कोई चुंबकीय क्षेत्र है, हमने यहाँ पे एक चुंबकीय क्षेत्र रखा था, इसमें एक पृष्ठ रख दिया, तो पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहेंगे? चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। फिर से समझना सभी लोग। मान लेते हैं यहाँ पे चुंबकीय बल रेखा ऐसे ऐसे जा रही है, तो ये मोबाइल फ़ोन है, महंगी नहीं है, सस्ती है, ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं हूँ मैं, कोई पेड कोर्सेज नहीं चला रहा हूँ, ठीक है, तो कोई 8-10 हज़ार का कोर्स नहीं बेच रहा हूँ मैं, क्या यहाँ पे आईफोन लेके चलूँगा। सिंपल मोबाइल है सैमसंग की। तो मैं बात सैमसंग की मोबाइल से नहीं बात कर रहा था, सैमसंग की इस मोबाइल ने को मैंने चुंबकीय क्षेत्र में अभिलंबवत रख दिया तो ऐसे, तो इस मोबाइल को छेद कर थोड़ी निकल जाएगा यह मार्कर। मान लीजिए यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है, तो यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं इसको छेद कर निकलेंगी अभिलंबवत, बात नहीं क्षैतिज नहीं बात कर रहा हूँ, इसके लंबवत जो चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती हैं उसे चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। 2, 4, 10, 20, 50 जो भी चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती हैं इस मोबाइल के अभिलंबवत, उसी को क्या कहें? चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। फिर से समझना सभी लोग, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। एक बार सभी लोग तेजी से मेरे साथ बोलेंगे, किसी चुंबकीय क्षेत्र में, मैंने कोई चुंबकीय क्षेत्र मान लेते हैं, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें मैंने मोबाइल को रख डाला, तो मोबाइल को जब रखा तो इसमें गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की, इस मोबाइल के अंदर से, भाई यहाँ से अगर कोई ऊपर से चला जाएगा उसको नहीं गिनेंगे, इस मोबाइल के अंदर से जो अभिलंबवत आएगी रेखाएं उनको गिन लेंगे, वही आपका चुंबकीय फ्लक्स कहलाएगी। समझ में आया चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं? किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। अब चुंबकीय फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं। आप लिखिएगा, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई से प्रदर्शित करते हैं। और चुंबकीय फ्लक्स, अगर मान लीजिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या है? बी है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी है और पृष्ठ का क्षेत्रफल वेक्टर ए है, यानी जो यह आपका ये मोबाइल था इसका जो क्षेत्रफल है वह ए है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या है? बी है और पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है? ए है। मोबाइल ये जो आपका ये था एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी है और क्षेत्रफल क्या? ए है। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा? चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा? फाई इज इक्वल टू बी इंटू बी डॉट ए हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी डॉट होगा। मैंने आपको एक बार बताया था, जब कभी भी ए डॉट बी होता है तो वहां पर ए बी कॉस थीटा आ जाता है, और वहीं पर ए क्रॉस बी होगा तो क्रॉस किससे किया जाता है? साइन से किया जाता है। साइन करते समय ऐसे ही आप सभी लोग क्रॉस करते हो, साइन करते हो ना, तो ए क्रॉस बी का मतलब ए बी साइन थीटा होगा। बात समझ में आ रही है? मैंने आपको बताया था कि अगर ए डॉट बी होगा तो ए बी कॉस थीटा होगा, ए क्रॉस बी होगा तो ए बी साइन थीटा होगा। ये बात मैंने बताई थी कि नहीं बताई थी? समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये बात मैंने आपको समझाई थी, बताई थी आपको मैंने। कब बताई थी? 1 शॉट लेक्चर में भी बताई थी, और जब मैंने आपका मैराथन ले रहा था लाइव क्लास उसमें भी बताया था मैंने, ठीक है। तो ए डॉट बी होता है तो ए बी कॉस थीटा होता है, ए क्रॉस बी होता है तो ए बी साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे ए डॉट बी होता है तो फाई इज इक्वल टू एक फार्मूला निकल के आ जाता है, बी ए कॉस थीटा, ये फार्मूला आ जाता है। यह फार्मूला पे काफ़ी न्यूमेरिकल बनते हैं। अब बात यहाँ पे आती है कि ये थीटा क्या है? थीटा क्या है? ये बात आती है थीटा क्या है। जो थीटा होता है यह आपका जो क्षेत्रफल है उसका जो सदिश होता है और चुंबकीय बल रेखाओं के मध्य का कोण है। बात मैं करता हूँ, समझिए मोबाइल से, सस्ती मोबाइल है, नहीं समझाने के बराबर काम देती है।
इस मोबाइल का जो क्षेत्रफल सदिश होगा, मैंने आपको जब गॉस का नियम पढ़ा रहा था वहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स, वहाँ पे विद्युतीय फ्लक्स पढ़ा रहा था, विद्युत फ्लक्स पढ़ा रहा था, वहाँ पे मैंने आपको समझाया था इसी मोबाइल को एग्जाम्पल लेकर, और वहाँ पे मैं समझाया था तो वहाँ पे मैं मतलब क्षेत्रफल वेक्टर को समझाया था। क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है, ये जो आपका मोबाइल है, यह मोबाइल, इसके जस्ट लंबवत अगर हम कोई रेखा खींच दें इसी को क्षेत्रफल वेक्टर कहेंगे। ये मोबाइल ऐसे रख दें तो इसके जस्ट लंबवत जो रेखा खींचते हैं इसी को क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं। मतलब कोई भी क्षेत्रफल हो, आपका कोई क्षेत्रफल हो, उसके लंबवत जो रेखा होती है उसे क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं या क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। फिर से समझना, अगर आपको नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए, नहीं आ रहा तो समझ लीजिए, आपने नहीं पढ़ा तो ये गुनाह थोड़ी नहीं किया, समझने में क्या गया है, समझ लीजिए आप सभी लोग। मैं यह समझा रहा हूं कि अगर कोई भी मोबाइल है, यह आपकी मोबाइल है, इस मोबाइल में, एक मिनट, अरे यार गिजा, ठीक है, ये मोबाइल है, ठीक है, ये मोबाइल है, इस मोबाइल के जस्ट लंबवत अगर कोई वेक्टर खींच दें तो इसे क्षेत्रफल सदिश कहते हैं, ठीक है, इसको ऐसे, इसे क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। तो ये थीटा जो कोण है, ये इस क्षेत्रफल सदिश और जो चुंबकीय बल रेखाएं जो कोण बनाती हैं क्षेत्रफल सदिश के साथ, उसे थीटा कहते हैं, ठीक है। थीटा किसे कहते हैं, क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय बल रेखाओं के बीच के कोण को कहते हैं थीटा। थीटा क्या है, क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय बल रेखाओं के मध्य का कोण। थीटा क्या है, क्षेत्रफल सदिश तथा चुंबकीय बल रेखाओं के मध्य का कोण, ये थीटा है, क्षेत्रफल सदिश तथा चुंबकीय बल रेखाओं के मध्य का कोण। एक मिनट, मैं एक फिगर दिखा रहा हूँ जो पीडीएफ में है, इसीलिए तो मैं पीडीएफ आपको लगा के पढ़ा रहा हूँ, ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना। ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं और मेरा फिगर दिखाई दे या नहीं दिखाई दे, आपको ये फिगर दिखाई देना चाहिए। यहाँ पे देखिए सेकंड वाला फिगर देखिएगा, यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल, थोड़ा सा ये जो था मोबाइल को ऐसे रख दिया था, मतलब इसको क्या रखा था, यहाँ पे ध्यान देना, इसको, ये मोबाइल था जो है आपका, इसको ऐसे रखा है, ऐसे रखा है तो क्षेत्रफल सदिश ऐसे हो जाएगा। अगर ऐसे रखेंगे तो ऐसे, मतलब जहाँ पर भी कोई क्षेत्रफल होगा उसके जस्ट लंबवत आपका क्षेत्रफल सदिश होगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय बल रेखाओं के मध्य जो थीटा कोण बना हुआ है, ध्यान देना सभी लोग, उसी को क्या कहते हैं, चुंबकीय प्लस कहते हैं। डिफिनीशन पढ़ना हो तो देखिए, कोई भी डिफिनीशन किताब में देखेंगे तो बहुत लंबे में दिया है, इसको मैं आपको इसलिए इसमें प्रिंटेड करवाया हूँ ताकि इसमें चीज़ें आपको अपने से पढ़ने में भी समझ में आ जाए, लेकिन जो हाईलाइटेड है वो आपको 60 में डिफिनीशन याद करने में हेल्प करेगी। तो अगर मान लीजिए, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ फिर से समझिएगा सभी, थीटा का मतलब समझ लीजिए, तब आप न्यूमेरिकल करने में आसानी होगा आपका। थीटा का मतलब क्या है, थीटा का मतलब यह है कि क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय बल रेखाओं के मध्य जो कोण है उसी को थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं थीटा को, क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय बल रेखाओं के मध्य के कोण को। जैसे ये आपकी मोबाइल है, इसको मैंने ऐसे रखा था तो क्षेत्रफल सदिश ऐसे था, इसको मैंने ऐसे कर दिया, जब हमने इसको ऐसे कर दिया तभी भी तो चुंबकीय बल रेखाएं इसमें से पास होंगी, थोड़ा कम होंगी ना, जब होंगी तो इसके साथ, जब चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे किए हैं तो इसके साथ मान लीजिए कोई आपका इस तरह से, एक मिनट इस तरह से समझिएगा सभी लोग, समझ जाएंगे तो अच्छा रहेगा ये। और ये है आपके, मान लीजिए ये चुंबकीय, अरे यार ये खड़ा क्यों नहीं हो रहा, चलिए ये है आपका, ये रेड वाला जो है क्षेत्रफल सदिश है और ये ब्लैक वाला चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे जा रहा है, तो इसके साथ कोई कोण बनाएगा ना, चुंबकीय बल रेखाएं तो हमेशा क्षैतिज ही जाएंगी, ये तो ऐसे नहीं हो जाएंगी। भले ही आपका क्षेत्रफल जो है ऐसे टेढ़ा हल्का सा, ऐसे ऐसी जगह पे ऐसे टेढ़ा हल्का सा, जब टेढ़ा है तो ये चुंबकीय बल रेखाएं सीधे जाएंगी। तो ये देखिए क्षेत्रफल सदिश के साथ जो ये कोण बनाए, ये वाला कोण, इसी कोण को क्या है कहते हैं, थीटा कहते हैं। ये थीटा एंगल है, क्षेत्रफल सदिश तथा चुंबकीय बल रेखाओं के मध्य का कोण, ठीक है। समझ में आ गया सभी को, लिख डालिए सभी लोग, लिख डालिए सभी लोग, डिफिनीशन सहित पूरा लिख डालिए, याद कर लीजिए सभी लोग। हट जाता हूँ मैं सामने से, समझ में आना चाहिए, स्लो चलेंगे, समझ में आना चाहिए बस चीज़ें, ठीक है। स्लो चलेंगे लेकिन समझ में आएगा आपको। अब देखिए, कुछ विशेष स्थितियां हम लोग पढ़ेंगे, कुछ विशेष स्थितियां पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे, कुछ विशेष स्थितियां पढ़ेंगे। इसको रख लें, रब कर दें, इसे लिख लिए सभी लोग, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। हालांकि मैं पीडीएफ दूंगा, लेकिन पीडीएफ में जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ स्टार्ट में, वैसे नहीं लिखा हुआ मिलेगा। हेडिंग करिएगा, कुछ विशेष स्थितियाँ।
देखिए स्थिति में नंबर 1 क्या, अभी आप लोगों को ये पढ़ा कि आप लोगों ने ये पढ़ा कि फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अब ध्यान देना, थीटा क्या था, थीटा आपका जो क्षेत्रफल था उसके क्षेत्रफल सदिश तथा चुंबकीय क्षेत्रफल सदिश तथा वह चुंबकीय बल रेखाओं के बीच की मध्य का कोण था। ये थीटा जो है क्षेत्रफल सदिश तथा चुंबकीय बल रेखाओं के मध्य का कोण था। ठीक है, तो पहला कंडीशन यह आता है, पहला कंडीशन क्या आता है, पहला कंडीशन यह आता है कि थीटा इज इक्वल टू 0 अंश हो जाए, थीटा इज इक्वल टू 0 अंश हो जाए तो क्षेत्रफल पृष्ठ के, तो क्या होता है अगर थीटा इज इक्वल टू 0 अंश हो जाए तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ये चुंबकीय बल रेखाएं और क्षेत्रफल सदिश दोनों सेम दिशा में है, तभी तो 0 अंश के कोण होंगे। मान लीजिए आपका 90 अंश का ये रेड वाला मार्कर है, ये इसका क्षेत्रफल सदिश है और चुंबकीय बल रेखाएं भी ऐसे इसी गुजर रही हैं, ब्लैक वाला इसी तरह से आप इसको समझ लीजिए, यह आपका क्षेत्रफल सदिश है, इसका लंबवत बाहर की ओर है आपका, ये आपका क्या है क्षेत्रफल सदिश है, ये बोर्ड आपका क्षेत्रफल है और इसका लंबवत क्षेत्रफल सदिश है, और यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं इस तरह से, पेन गिरता है तो उसका गोड़ पड़ना चाहिए क्योंकि माता जी के ही कृपा से ये पेन उठी है। ठीक है, और पेन और कापी सब आपकी एक तरह से पूजा करनी चाहिए सबकी, क्योंकि यही पेन ऐसी है, ये पेन हो चाहे आपकी ये पेन हो, कोई भी पेन हो आपकी पेन हो चाहे ये पेन आपको बहुत ही आगे पढ़ा सकती है, और एक पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ही आगे ले जा सकती है। इसलिए पेन को वैसे तो गिरने नहीं देना चाहिए, गिर जाए तो जरूर उनको सम्मान देना चाहिए, गोड़ पड़ना चाहिए और माफ़ी मांगना चाहिए कि मैं दोबारा गलती ऐसा नहीं करूँगा, पेन गिरे। ठीक है, तो समझिए यहाँ पे पॉइंट। मान लेते हैं ये रेड वाला आपका क्षेत्रफल सदिश है और सेम इसी के दिशा में ये चुंबकीय बल रेखाएं ब्लैक वाला इसी से जा रही हैं, तो इनके बीच का जो कोण होगा 0 अंश होगा। जब 0 अंश होगा तो फाई का वैल्यू क्या होगा, ध्यान देना, बी ए कास 0, कास 0 का मान क्या होता है 1 होता है, कास 0 का मान 1 होता है, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा बी ए, ये हो जाएगा, फाई के मान क्या हो जाएगा बी ए हो जाएगा, फाई का मान क्या हो जाएगा बी ए हो जाएगा, जो कि अधिकतम होता है, जो कि अधिकतम होता है। ये क्या है अधिकतम है, अधिकतम है, ये अधिकतम, इससे अधिक चुंबकीय फ्लक्स नहीं हो सकता है। ये तो कंडीशन नंबर 1 हो गया। कंडीशन नंबर 2 समझिए, कंडीशन नंबर 2 यह समझिए कि जो इनके बीच का कोण है थीटा का वैल्यू 90 अंश हो जाए, थीटा का वैल्यू 90 अंश हो जाए, मतलब क्षेत्रफल सदिश तथा चुंबकीय बल रेखाओं के मध्य का जो कोण है 90 अंश हो जाए। इस मोबाइल से समझिएगा सभी लोग, मैंने सोचा मैंने इस मोबाइल को ऐसे रखा था, ठीक है ऐसे रखा था। अब मान लीजिए ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ये क्या है आपका रेड वाला चुंबकीय बल रेखाएं, ये क्या है चुंबकीय बल रेखा, ठीक है ये चुंबकीय बल रेखा है। और हमने यहाँ पे ध्यान देना इस तरह से मोबाइल रख दिया, जब ये मोबाइल रख दिया ये आपका क्षेत्रफल है और इसका क्षेत्रफल सदिश जो है जस्ट इसके बाहर, ये लंबवत है बाहर की ओर। जरा सोचना ये चुंबकीय बल रेखा है, ये क्षेत्रफल सदिश है, ये चुंबकीय बल रेखा है, ये क्षेत्रफल सदिश है, ये क्षेत्रफल सदिश है, ये चुंबकीय बल रेखा, इनके मध्य का कितना अंश का कोण बन रहा है 90 अंश का ना भाई। ये ध्यान देना ये चुंबकीय बल रेखा है और जस्ट इसके सामने बाहर की ओर क्षेत्रफल सदिश है और पृष्ठ आपका ये मोबाइल रखा हुआ है। तो इस कंडीशन में क्या है, एक भी चुंबकीय बल रेखाएं इस मोबाइल के अंदर से जा रही हैं लंबवत नहीं जा पाएंगी, मतलब 0 होगा। तो 0 कैसे होगा, इस फार्मूला समझ में आ जाएगा। अगर थीटा इज इक्वल टू 90 अंश होता है तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी ए कास 90, कास 90 का मान 0 होता है, फाई का मान 0 होगा। यानी फिर वही बात मैंने समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये क्षेत्रफल है, ये मोबाइल क्षेत्रफल है आपका और ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं। अगर चुंबकीय बल रेखाएं मोबाइल के अंदर से नहीं जा रही हैं, क्योंकि क्यों नहीं जा रही, क्योंकि ये देखिए मोबाइल के बाहर जस्ट लंबवत ये आपका क्षेत्रफल सदिश बाहर की ओर है और चुंबकीय बल रेखाएं इसके साथ 90 अंश का। अरे चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे हैं और ये बाहर की ओर है, ये आपका ब्लैक वाला चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ये क्षेत्रफल सदिश है। बताइए जरा 90 अंश का कोण है ना 90 अंश का कोण। जब 90 अंश का कोण होता है तो एक भी बल रेखा नहीं जाता है। और आपने देख लिया मोबाइल के अंदर से कोई बल रेखा जाएगा क्या, जब ऐसे होगा तब तो जाएगा, ऐसे होगा तो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो मतलब यहाँ पे फाई का मान 0 होगा। फाई क्या है मैंने तो आपको बताया, अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या तो ही फाई है। तो जो यहाँ पे मैं थीटा का मान रख के निकाल रहा हूँ हम लोग, क्योंकि कास 0 का मान 0 होता है 1 होता है, कास 90 का मान 0 होता है, ये आप लोग जानते हो। जो हम लोग यहाँ पे थीटा का मान रख के निकालें वह मान अपने आप आ जा रहा है ना। तो चीज़ें अगर समझ के चलोगे तो अच्छा होगा, समझ के चलोगे तो बढ़िया होगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है यहाँ तक। तीसरा कंडीशन हम लेते हैं,
तीसरा कंडीशन वैसे ज़्यादा पूछा नहीं जाता, फिर भी मैं बता देता हूँ। अगर थीटा का वैल्यू 180 हो जाए तो क्या होगा? क्या होगा? थर्ड कंडीशन में थीटा का वैल्यू 180 हो जाए तो क्या होगा? फाई इक्वल टू क्या होता है? BA cos 180 हो जाएगा। तो फाई का वैल्यू BA cos 180 होगा तो BA cos 180 का मान क्या होता है? 0 होता है, नहीं -1 होता है, -1 होता है। cos 180 का मान क्या होता है? -1 होता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? -BA हो जाएगा। ये होता है 3 कंडीशन, ठीक है। ये तीनों कंडीशन समझ में आया? आ गया समझ में? चलिए अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, चूंकि फ्लक्स जो फाई था इसका मात्रक पढ़ते हैं, इसका बीमा पढ़ते हैं, ये दोनों चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। का मात्रक, चूंकि फ्लक्स का मात्रक। अब देखिए चूंकि फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? पहला मात्रक तो होता है बेवर होता है, देवर नहीं बेवर होता है, बेवर। वेबर इसका मात्रक होता है। क्या होता है? वेबर इसका मात्रक होता है, ये मात्रक होता है चूंकि फ्लक्स का मात्रक बेवर होता है, ठीक है। बेवर होता है या फिर इसका मात्रक एक और होता है, वह क्या होता है? न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। बेवर या न्यूटन एम्पियर प्रति मीटर, ये इसका मात्रक होता है। कैसे मात्रक निकालेंगे? आपको मालूम फाई इक्वल टू क्या होता है? BA होता है। आपको मालूम है फाई का इक्वल टू क्या होता है? B का मात्रक टेस्ला होता है। चूंकि फ्लक्स का मात्रक चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या है? टेस्ला लिख सकते हो, टेस्ला ले सकते हो, इंटू मीटर स्क्वायर लिख सकते हो, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर लिख सकते हो। और एक टेस्ला को आप लोग क्या लिखते थे? अरे मैंने आपको बताया था, क्या लिखते थे? इसका एक टेस्ला को आप लोग क्या लिख रहे थे? बताइए जरा, मैंने आपको बताया था, एक बार कमेंट में कमेंट कीजिए सभी लोग। न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर ये लिखते थे ना। छोड़िए, जान दीजिए, आपका एक मात्रक ये होता है, बेवर होता है, एक ये होता है, ठीक है। ये एक मात्रक होता है, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। बेवर होता है, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। और मात्रक चाहते हैं, एक मात्रक और होता है, वह मात्रक होता है वोल्ट प्रति सेकेंड। तीसरा मात्रक होता है वोल्ट सेकेंड। ये भी मात्रक होता है, ये पूछा जाता है वोल्ट सेकेंड वाला। यानी एक मात्रक बेवर होता है, दूसरा न्यूटन मीटर एम्पियर होता है, तीसरा क्या होता है? एक टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर होता है, वोल्ट प्रति सेकेंड होता है, वोल्ट इंटू सेकेंड होता है। सर ये वोल्ट इंटू सेकेंड कैसे आया, ये हमें बताइए आप। कुछ लोग कह रहे होंगे, यही कह रहे होंगे ना। अब आप लोगों को मैं समझा दूं वोल्ट सेकेंड कैसे आया? नहीं समझाऊं? समझा दूं या नहीं समझाऊं? यहां से समझाऊंगा, इसी से। देखिए, इसी से हम बता रहे हैं कि वोल्ट सेकेंड कैसे आया। जिनको समझ में आ रहा हो समझ लो, जिनको नहीं आ रहा है वो रट लो। लेकिन ये चारों को रट लेना, चारों मात्रक रट लेना। चार नहीं, 3 मात्रक है, तीनों के तीनों मात्रक रट लेना, क्योंकि तीनों पूछा जाता है। देखिए इससे कैसे आया, आपको मालूम है न्यूटन मीटर को जूल लिखते हैं, जूल प्रति एम्पियर हो जाएगा। ये हो जाएगा, न्यूटन मीटर को जूल लिखते हैं, जूल प्रति एम्पियर हो जाएगा। अब आपको नहीं मालूम न्यूटन मीटर को कैसे जूल लिखते हैं, तो भाई आपको आपके मान का नहीं लग रहा, आप रटी लो इसे। मैं रटने का भी तरीका बता रहा हूँ, अगर नहीं आता है तो ये रट लो। वोल्ट सेकेंड, टेस्ला मीटर स्क्वायर, वेबर, ये और एक न्यूटन मीटर एम्पियर, ये तीनों रट लो। अन्यथा अगर आता है तो ये जान लो कि वोल्ट सेकेंड कैसे आता है। ध्यान देना सभी लोग। इसे जूल इंटू मीटर को क्या लिखते हैं? सॉरी, न्यूटन इंटू मीटर को जूल लिखते हैं, नीचे एम्पियर। अब इस एम्पियर को क्या लिखते हैं? एम्पियर को क्या लिखते हैं आप लोग मालूम है? Q इक्वल टू आई टी। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इक्वल टू, हाँ, इसको हम लोग लिखेंगे जूल अपान कुलाम अपान सेकंड, ठीक है, ये लिखेंगे। अब सेकंड ऊपर चला जाएगा, ठीक है, सेकंड ऊपर चला जाएगा तो जूल
इंटू सेकेंड अपान कूलम। अब जरा सोचिए, मैंने आपको बताया था V इक्वल टू क्या होता है, W अपान Q होता है। अब V का मात्रक वोल्ट होता है, तो यहाँ पे क्या जूल इंटू कूल, जो कि जूल W का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और Q का मात्रक कूलम होता है। तो यहाँ से आप लोग वोल्ट लिख देंगे, वोल्ट इंटू सेकेंड। तो ये आपका प्रूफ हो गया। ये कैसे आया आपका। अगर आपको नहीं याद हुआ, नहीं समझ में आया तो मत याद कीजिए, समझ में आया तो याद कर लीजिए, ठीक है। मतलब मत याद कर लीजिए, इसे तो याद कर ही लेना, वोल्ट सेकेंड मत करना कि मैं बताया नहीं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। एक साल ऑब्जेक्टिव ग्रुप में पूछ दिया, इसमें से कौन सा चुंबकीय प्लस का मात्रक नहीं है। मैं आगे कराऊंगा क्वेश्चन, ध्यान देना। स्याही भर रहा हूँ, देखो स्याही भर रहा हूँ। साला होली खेल जा रहे हैं, देखोगे अब क्या करोगे। हो गया। चलिए इसका हम लोग क्या लिख देते हैं, बीमा लिख लेते हैं, ठीक है। चूंकि फ्लक्स का बीमा मात्रक हो गया ना, चुंबकीय फ्लक्स का बीमा, हेडिंग डालिएगा चुंबकीय फ्लक्स का विमीय सूत्र, बीमा। चुंबकीय फ्लक्स का बीमा कैसे लिखेंगे, ठीक है। बीमा कैसे लिखेंगे, आपको मालूम है चुंबकीय फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या होता है, बी इंटू ए। अब बी इंटू ए चुंबकीय फ्लक्स फाई इक्वल टू होता है। आप इसे आप जानते हो क्यू बी इक्वल टू क्या, क्यू वी बी इक्वल टू एफ होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। ये चुंबकीय क्षेत्र में कोई अगर आवेशित कण गति करता है तो उस पर लगने वाला बल क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। तो यहाँ से बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, बी इक्वल टू क्या, एफ अपान क्यू बी आ जाएगा, एफ अपान क्यू बी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पे रखिएगा सभी लोग फाई के स्थान पर, फाई इक्वल टू एफ अपान क्यू भी, ये हो जाएगा इंटू ए। फाई इक्वल टू एफ अपान क्यू बी इंटू ए, ये हो जाएगा, एफ अपान क्यू बी इंटू ए, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ से इसका बीमा लिखते हैं। आपको मालूम है कि एफ का बीमा मतलब चूंकि ये क्या बल का बीमा क्या होता है, एम एल टी माइनस टू होता है, ये बल का बीमा होता है। ए का बीमा क्या होता है, यल, मतलब ये क्षेत्रफल का बीमा क्या होता है, यल स्क्वायर होता है। दो चीज हो गया। नीचे ध्यान देना सभी लोग, क्यू का बीमा क्या होता है, क्यू का बीमा क्या होता है बताइएगा जरा सभी लोग, ए टी होता है। याद कर लो यार, छठवां पांचवां चैप्टर चल रहा है, बीमा हुआ तो 11 में पढ़ना चाहिए यार, यहाँ पर भी आप लोगों को नहीं याद है। और ये वेग का बीमा क्या होता है, एल टी माइनस वन होता है, ये होता है। अरे यार बल का बीमा एम एल टी माइनस टू होता है, क्षेत्रफल का बीमा एल स्क्वायर होता है, क्यू आवेश का बीमा ए टी होता है, और इसका एल टी माइनस टू होता है। अब भाई बस बुरा उड़ा करना है यहाँ पे, देखिए एल स्क्वायर है और यल है, तो यहाँ पे यल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर ऊपर का पहले गुणा करते हैं, ठीक है, ऊपर ऊपर गुणा करिए। यम तो कहीं नहीं, यम को यम ही रहने दीजिए, ठीक है। यल देखिए यल स्क्वायर और यल, ये यल क्यूब हो जाएगा, ठीक है, टी माइनस टू, ठीक है। नीचे ध्यान देना सभी लोग, नीचे क्या है ध्यान देना, नीचे टी माइनस वन और टी माइनस टी, टी माइनस वन और टी माइनस वन और टी, इसके पावर वन लिख सकते हैं। तो ये दोनों गुणा होकर जीरो हो जाएगा, नीचे बचेगा ए यल हो जाएगा। आपको मालूम है टी के पावर एक जगह माइनस वन है, टी के पावर एक जगह टी वन है, तो दोनों जब जुड़ेगा, गुणा किया जाता तो आधार समानता ऊपर का जुड़ जाता है, माइनस वन हो जाएगा, वन माइनस वन हो जाएगा। टी का वैल्यू क्या, टी पावर जीरो मतलब वन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम जीरो मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ए एल बचेगा, अब ए ऊपर जाएगा एल भी ऊपर जाएगा, जो ऊपर जाता तो इसके माइनस हो जाता है, तो यह यहाँ पे हो जाएगा एम, चूँकि ध्यान देना ए माइनस वन टी माइनस टू, अब यल की बात है ना, क्योंकि ऊपर तीन यल नीचे एक यल, यल से यल कट जाएगा, यल माइनस यल प्लस टू हो जाएगा,
इसे आप लोग आगे पीछे करके लिख सकते हो। इसको ML2 T-2 A-1 भी लिख सकते हो। यह आपका इसका बीमा है, यह आपका इसका बीमा है। यह आपका इसका बीमा है। आइए इसके न्यूमेरिकल करें हम लोग। समझ में आया आप लोगों को? बीमा समझ में आया? आइए इसके न्यूमेरिकल करें हम लोग। आंकिक प्रश्न करें इसके, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल करते हैं। ये सभी चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हो, यहाँ ध्यान देना। ये चूंकि फ्लक्स का मात्रक लिखा है, ये तीनों कंडीशन, अरे यार ये क्या है, ये तीनों कंडीशन लिखा हुआ है। 33 नंबर पृष्ठ तक पढ़ना है हम लोगों को, अभी चौथा पढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ठीक है। 2 न्यूमेरिकल दिया है, उसके बाद चूंकि फ्लक्स परिवर्तन पढ़ेंगे। तो आइए न्यूमेरिकल्स करते हैं ना। एक मिनट रुकिएगा, न्यूमेरिकल लगाते हैं हम, ठीक है। न्यूमेरिकल लगाते हैं, 1 मिनट रुकिएगा सभी लोग। अब न्यूमेरिकल का सलूशन देख लोगे तो क्या मज़ा आएगा बताओ। देख लिए होगे आप लोग, अपने से करोगे नहीं। अब पढ़िए न्यूमेरिकल, पढ़िए न्यूमेरिकल सभी लोग। न्यूमेरिकल नंबर 2 पढ़िए पहले। आप ये मत कहना कि सर आप न्यूमेरिकल नहीं कराए हो। अब क्वेश्चन के साथ साथ में, फार्मूला के साथ साथ में भी हम न्यूमेरिकल करा रहे हैं। हालांकि मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा अलग से, परेशान नहीं होना है। अभी आप इस न्यूमेरिकल को पढ़िए, दोनों बार मैं कराऊंगा। अभी करा रहा हूँ, फिर बाद में भी कराऊंगा। ये न्यूमेरिकल क्या कर रहा है, पढ़िए जरा। एक वृत्ताकार वलय है जिसका क्षेत्रफल सदिश आपके सामने दिया है 2I + 2K कैप इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर। यानी इसका क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल सदिश ये दिया है, क्षेत्रफल सदिश ये दिया है। क्या ये दिया है? 2I 2K इंटू 2 क्या है, इंटू क्या है 10⁻² मीटर स्क्वायर, इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर। ये आपका इसका क्षेत्रफल सदिश है। क्या? 2I 2K इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर। ये इसका क्षेत्रफल सदिश है, ठीक है। ये इसका क्या क्षेत्रफल सदिश है, ये मीटर स्क्वायर। तथा चुंबकीय वलय का चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया है, B का मान 3I - J इंटू 10⁻⁴K, 3I - J इंटू 10⁻⁴K ये दिया है। ये क्या दिया है? 10⁻⁴ टेस्ला ये दिया है। ये आपका क्षेत्रफल है, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है। ये दोनों चीज़ें दी है। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व या चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा? φ = BA हो जाएगा। BA cos थीटा आप लोग जानते हो, लेकिन यहाँ पे थीटा तो नहीं दिया है, इसलिए खास थीटा नहीं लेंगे, B.A लिखेंगे। B.A का मतलब B आपका सामने दिया है, फाई का वैल्यू लिखाने के समय B आपके सामने दिया है 3I - J। अब आपके सामने होगा सर गुणा कैसे करें, -4 डाट हो जाएगा I 2I + J + 2K ये हो जाएगा इंटू 10⁻², ठीक है। ये हो जाएगा। अब एक बात ध्यान देना सभी, ऐसा अगर आ जाए तो गुणा कैसे करना होता है। वैसे साइंस वालों को, जो मैथ पढ़ते हैं उनको दिक्कत नहीं होगी, जो बायोलॉजी वाले हैं उनको दिक्कत होगी। तो मैं सभी को बता रहा हूँ, ध्यान देना। अगर इसमें I.I आ जाए, मतलब I में I के गुणा होता है तो 1 होता है, J में J का गुणा होता है तो 1 होता है, K में K का गुणा होता है तो 1 होता है, ठीक है। ये ध्यान देना सभी, ये बात ध्यान देना, बाकी कर लोगे। इसमें ध्यान देना आप लोग, यहाँ पे इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 3I - 4J + 0K
क्यों लिखोगे सर जीरो की? क्योंकि यहाँ पे के नहीं दिया, इसके सामने जीरो लिख दोगे। जीरो में किसी का गुणा करते हैं जीरो ही होता है, इंटू 10⁻⁴ इंटू 2i प्लस जे प्लस 2k इंटू 10⁻²। दो ही प्रकार के न्यूमेरिकल बनते हैं, दोनों न्यूमेरिकल यहाँ पे मैं दिया हुआ हूँ, ध्यान देना। अब इसका i का i के साथ गुणा करना है, j का j के साथ, k का k के साथ, बाकी 10⁻⁴ और 10⁻² का अपने अपने साथ, ठीक है। ध्यान देना सभी लोग। देखिए 3i और 2i दोनों गुणा होगा 6, i में i का गुणा होता है तो क्या होता है 1 हो जाता है, नहीं लिखना है जरूरी, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, j का j में गुणा करते हैं तो 1j -1j -1 और इंटू 1 का गुणा होगा। अब j का j में गुणा होगा तो उसका वैल्यू क्या आता है 1 हो जाता है, तो -1 का गुणा होता है तो -1 हो जाएगा, ठीक है। अब 0k और 2k का गुणा होगा, अब 2 इंटू 0 होगा तो क्या होगा 0 ही आएगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ध्यान देना 10⁻⁴ है 10⁻² है। अब जरा सोचिए 10⁻⁴ है इंटू 10⁻² है, इसका आपस में गुणा कर रहे हैं हम लोग, तो ध्यान देना आधार समान होता तो ऊपर का घात क्या होता है जुड़ जाता है, 10⁻⁻6 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे 7 इंटू 10⁻⁻6 5, इतना वेबर, ये वेबर आपका आएगा चुंबकीय फ्लक्स का मान। सॉरी, ठीक है, क्वेश्चन में कुछ और दिया है क्या? ये एक मिनट, ये आपका के दिया हुआ है, ये आपका जे हो जाएगा, ठीक है, ये के दिया हुआ है तो के का के में गुणा होगा, के का के में गुणा होगा तो यहाँ 2 इंटू -2 यानी -1 इंटू -2 का गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा -1 इंटू 2 का गुणा होगा तो -2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई? यहाँ पे हमने ये आपका के होगा, हमने गलती कर दिया था, ठीक है, यहाँ पर भी के होगा, मैंने गलती क्वेश्चन ही लिख डाला, हाँ आप लोगों ने नहीं बताया। अब देखिए के का के में गुणा होता है, जे का जे में गुणा होता है, आई का आई में गुणा होता है ना। ये थोड़ा टफ न्यूमेरिकल था, इसके ऊपर वाला न्यूमेरिकल थोड़ा हल्का है। पढ़िए न्यूमेरिकल, पढ़िए सभी लोग न्यूमेरिकल को। मैंने न्यूमेरिकल नंबर 2 से बताया क्योंकि मुझे मालूम है कि 1 मुझे समझाना नहीं होगा, 1 केवल मैं बता दूंगा। यहाँ पे आपको मुझे मालूम है मैक्सिमम लोगों को ये आ रहा होगा लेकिन गुणा नहीं करने आता होगा, तो गुणा करने भी आ गया आज। पढ़िए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है, यानी यहाँ पर ये दिया है कितना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आपको इसको मीटर में चेंज करना होगा, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 100 इंटू 10⁻² का 10⁻² हो जाएगा, ठीक है। 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है इसलिए 10⁻⁴ का गुणा होगा। अभी जाने दो छान दो, अभी मीटर में नहीं चेंज करते हैं, ठीक है। ए का वैल्यू हो गया, ठीक है। अभी जो दिया उसको लिखते हैं, केवल नीचे दिखाई नहीं दे रहा, हाँ अब ध्यान देना सभी लोग। क्या दिया है उसके बाद, एक कुंडली को 10⁻⁻1 वेबर मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र में 20 अंश के कोण पर रखने पर, यहाँ पे थीटा का वैल्यू दिया है 20 अंश और बी का वैल्यू दिया है कितना 10⁻⁻1 वेबर मीटर स्क्वायर के क्षेत्र में रखने पर चूंकि फ्लक्स फाई का वैल्यू ज्ञात करना है। अब ध्यान देना सभी लोग, कैसे ज्ञात करोगे, कुछ नहीं, आपका फाई इज इक्वल टू क्या होता है BA cos थीटा, ये होता है, यही फार्मूला लगेगा। थीटा का वैल्यू 20 अंश दिया है, ए का वैल्यू यहाँ पे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। अब सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करना है,
तो अगर सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज, देखिए सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻⁻² का गुणा किया जाता है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए 10⁻⁻² के स्क्वायर का गुणा करेंगे, ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 100 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये आपका चुंबकीय क्षेत्र ए का वैल्यू हो गया, ठीक है। तो फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी क्या है आपका 10⁻⁻1, ए का वैल्यू क्या है 100 × 10⁻⁻4, ठीक है, इंटू cos 20 अंश। अब cos 20 अंश का वैल्यू आएगा तभी तो आप कर पाओगे ना। अब यहाँ पे वैसे cos 20 अंश नहीं देना चाहिए, क्वेश्चन में 30 50 देना चाहिए सर, किसी को तो cos 20 अंश का वैल्यू नहीं याद होता है, अगर cos 20 अंश का वैल्यू रख के गुणा कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, ना समझ में आ रही है बात आप लोगों को? चलिए इसको हम रब करते हैं और इसके आगे चलते हैं। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, हेडिंग करते हैं। हेडिंग करिएगा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, इसका मतलब क्या होता है, किसे कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, बताइए जरा सभी लोग। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किसे कहा जाता है? देखिए जो चुंबकीय फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, हमने जाना यह कि फाई इज इक्वल टू क्या होता है बी डॉट ए। अब इस बी डॉट ए में हमें परिवर्तन करना है, कई तरह से परिवर्तन कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करते हैं। पहले चुंबकीय क्षेत्र का मान b1 रख देते हैं, बाद में b2 रख देते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन रखेंगे तो डेल्टा फाई मतलब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो सकता है, क्या हो सकता है b1 माइनस b2, ये हो सकता है। मतलब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो सकता है। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होने के साथ साथ चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन हो सकता है। कैसे करना, आपको चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन कर दीजिए। पहले आप 10 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र दीजिए, फिर 5 टेस्ला कर दीजिए, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा। अब ये जानिए, मैंने वहाँ पे कहानी सुनाया था ना आप लोगों को, धारा बहने वाली। धारा तभी बहेगी जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तो धारा नहीं बहेगी। आगे मैं फिर परिवर्तन दिखाऊंगा आपको। एक मतलब एक अनुप्रयोग है फैराडे का, उसी फैराडे के प्रयोग को मैं दिखाऊंगा। कब होगा परिवर्तन, कब परिवर्तन होगा, जब आप चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करेंगे तभी होगा ना। मान लीजिए इस चुंबकीय क्षेत्र b1 को घटाकर 0 कर दिया आप लोग, तो क्या हो जाता है, फाई का मान माइनस b हो जाएगा, b1 है ये हो जाएगा। अगर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। आप ये बात याद कर लीजिए। ये कोई पूछता नहीं एग्जाम में चुंबकीय फ्लक्स में कैसे परिवर्तन करते हैं, नहीं समझ लीजिए। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कर सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कर सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कर सकते हैं, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमने क्या किया, हमने क्षेत्रफल में ही परिवर्तन कर डाला। हमें परिवर्तन करना है, तो हमने अब क्षेत्रफल में परिवर्तन करके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कर डाला। दूसरा पॉइंट यह है कि क्षेत्रफल में परिवर्तन करके, जैसे आपके पहले हमने इस मोबाइल को यूज कर रहा था, चुंबकीय फ्लक्स के लिए, लेकिन अब हमने इस चार्जर को यूज करने लगा, तो चार्जर में यूज किया तो इसका क्षेत्रफल इसके अपेक्षा कम है,
तो हम लोग क्षेत्रफल में परिवर्तन करके भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कर सकते हैं। अगर आपका पहले क्षेत्रफल A1 था, बाद में A2 हो गया, पहले 10 मीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल था, अब 2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो गया, मतलब क्षेत्रफल में परिवर्तन हो गया, तो चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहले आपका अगर BA1 था तो अब आपका φ1, अब आपका नेक्स्ट हो जाएगा φ2, BA2। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन क्षेत्रफल में भी परिवर्तन करके किया जा सकता है। अरे परिवर्तन करने की बात हो रही, मान में चेंज करने की बात हो रही, या तो आप चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन कर दीजिए या फिर क्षेत्रफल में परिवर्तन कर दीजिए। यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आप चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करके या चुंबकीय क्षेत्रफल में परिवर्तन करके कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट एक और आता है, ये जो cos थीटा लगा होता है, cos थीटा भी तो लगा होता है, तो थीटा में भी परिवर्तन करके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कर सकते हैं। अरे पहले 90 अंश पे रखिए, फिर 0 अंश पे कर दीजिए। 90 अंश पे 0 होगा, 0 अंश पे करेंगे तो मैक्सिमम हो जाएगा। तो थीटा में भी परिवर्तन करके आप चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कर सकते हैं। तो 3 प्रकार से हम लोग चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कर सकते हैं। पहला क्या, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करके, दूसरा क्या आपका क्षेत्रफल में परिवर्तन करके, तीसरा क्या है थीटा मतलब कोणों में परिवर्तन करके कर सकते हैं। आपको अगर पीडीएफ देखना है तो 1 मिनट हम पीडीएफ दिखा रहे हैं, उसमें और अच्छे से लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा ना। एक मिनट ये ध्यान देना। ये प्रयोग अभी आपको देखना है कैसे प्रयोग होता है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए आपको सामने दिया हुआ दिखाई दे रहा ना आप लोगों को। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कैसे कर सकते हैं, चेंज इन चुंबकीय मैग्नेटिक फ्लक्स। आपको देखिए पहला क्या है, चुंबकीय क्षेत्र को बदल करके, दूसरा क्या है चुंबकीय क्षेत्र के कुंडली के क्षेत्रफल को बदल करके, ठीक है। और तीसरा क्या है आपका यहाँ पे दिया हुआ है, आप पढ़िए सभी लोग, पढ़िए, पढ़ डालिए। क्या है, चुंबकीय कुंडली की स्थिति बदल करके, मतलब थीटा को बदल करके। 3 तरह से इसका परिवर्तन किया जा सकता है, 3 तरह से इसका परिवर्तन किया जा सकता है। सभी को बात समझ में आ रही है ना। अब इसका हम लोग 3 तरह से परिवर्तन कर सकते हैं। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम, ठीक है, यह नियम समझते हैं। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, कभी भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम ये पूछता है, प्रयोग नहीं पूछता है। लेकिन प्रयोग आपको समझा दूंगा तो समझ में मतलब नियम समझने में आसानी होगी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा पूछता है, एग्जाम में क्या पूछता है ये क्लियर होना चाहिए कोई चीज़ पढ़ने से पहले। ये नहीं कि आंख मूंद के पढ़ रहे हो। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा चुंबकीय फ्लक्स के बारे में, और चुंबकीय फ्लक्स से आपके एग्जाम में डिफिनीशन पूछता है, साथ में न्यूमेरिकल भी पूछता है। डिफिनीशन के साथ साथ में न्यूमेरिकल भी पूछता है। मैंने डिफिनीशन भी कराया, न्यूमेरिकल भी कराया, विमा भी पूछ लेता है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मात्रक भी पूछ लेता है। ये आपका अतिलोत्तरी पूछता है, ये आपका भी मात्रक पूछता है आपके उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, बहुविकल्पी में, ठीक है। ये अभी तक के आप पढ़ चुके हैं, इतना तो आप लोग कर सकते हो ना। चूंकि फ्लक्स किसे कहते हैं ये बता सकते हो, इसका न्यूमेरिकल भी कर सकते हो बी डॉट ए से, और इसके बीमा मात्रक बता सकते हो ना, इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ठीक है। आगे ध्यान देना सभी लोग, इसके अलावा आगे ध्यान देना सभी लोग, इसके अलावा आगे ध्यान देना, थोड़ा सा एक स्टेप और आगे ध्यान देना। आपको मैंने चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन समझाया कि कैसे परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन हाँ आपके एग्जाम में ये नहीं पूछता है कि चुंबकीय फ्लक्स में किस तरह से परिवर्तन कर सकते हैं। हालांकि इसका प्रयोग है आगे, इसलिए मैंने बताया आपको, तो उसको आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लेना है। केवल आपको ये चारों चीज़ों को क्लियर करके चलना है। चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं ये क्लियर करना है, इसके न्यूमेरिकल को क्लियर करना है, बीमा और मात्रा, इतना क्लियर करना है, ठीक है। अब हम लोग करने जा रहे हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित फैराडे का प्रयोग, ठीक है। ना छींक आ गई थी, इसलिए मैंने माइक को ऑफ कर दिया था। समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं किया ना। तबीयत सही नहीं है यार, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ नहीं सकते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम,
इन्होंने कैसे प्रयोग किया था फैराडे ने। फैराडे ने क्या किया था, इनका प्रयोग समझिएगा सभी लोग, ठीक है। वही प्रयोग जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, ठीक है। यहाँ पर आपका इस तरह से एक इन्होंने कुंडली रखा, ठीक है, इस तरह से। इस कुंडली में यहाँ पे उन्होंने धारा मापी डाल दिया। यह आपका कुंडली रखा और इस कुंडली में इन्होंने धारा मापी लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने एक चुंबक डाला, चुंबक रखा, यन सीधा, चुंबक का यन सीधा, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने एक चुंबक रखा, ठीक है, चुंबक रखा ना। अब इन्होंने ध्यान देना, इन्होंने क्या किया, इस चुंबक को रख डाला। पहले मैंने आपको फिर वही स्टोरी बता रहा हूँ, इन्होंने चुंबक को रख डाला। उन्होंने सोचा था कि जिस तरह से यहाँ पर हम लोग किसी धारा में, किसी तार में अगर आई धारा प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बी उत्पन्न हो जाता है इस पॉइंट पर, इस आई धारा का चुंबकीय क्षेत्र बी उत्पन्न हो जाता है इस पॉइंट पर। तो इन्होंने सोचा कि इस तरह से हम यहाँ पे चुंबक रख दिए तो चुंबक का भी इसमें धारा उत्पन्न होना चाहिए, लेकिन नहीं उत्पन्न हो रहा था। वही कहानी मैंने बताया था आपको, गुस्से में आए और चुंबक उठा के इसी पटक दिए, पटकते ही इसमें धारा बहने लगा। तूने कहा अरे धारा बहने का मतलब ये धारा मापी लगा हुआ है, खुद ही ये बताएगा कि धारा इसमें बह रहा है नहीं बह रहा है। अगर धारा बहेगा तो ये जो सुई है ऐसे ऐसे आगे पीछे जाएगा, जो सुई है आपका इस तरह से आगे पीछे इस तरह से जाएगा, समझ रहे हो। तो इन्होंने इसके उठा के इसे पटक डाला। प्रयोग नहीं पूछता एग्जाम में, मैं बता दे रहा हूँ, फिर भी मैं समझा रहा हूँ ताकि आपको आगे समझ में आए। जब इन्होंने इस पर पटक डाला तो पटकते ही इसमें धारा बहने लगी, थोड़ा सा इसमें विक्षेप हुआ, फिर उनको समझ में आया, फिर इन्हें इसको उठा के सटा के रख दिया, फिर भी धारा नहीं बहा। फिर इन्हें इसे दूर रखा, नहीं बहा। लेकिन जब इन्होंने इससे दूर ले गए इनको, तो ये जो सुई थी इस साइड आपका फ्लैक्चुलेट कर गई। मैंने कहा अरे यार दूर ले जाने पे क्यों हो रही। फिर इसने इसको इसके पास ले गए, इसको पहले दूर ले गए और फिर इसके पास ले गए, तो इसको इस साइड चला गया। तो उनको यह समझ में आया कि चुंबक को आगे पीछे करने पर इसमें धारा बह रही है, चुंबक को आगे पीछे करने पर इसमें धारा बह रही है। अगर चुंबक को ये दूर ले जा रहे हैं तो धारा इस साइड जा रही है, अगर पास ले जा रहे हैं तो ये इस साइड बह रही है। जब दूर ले जा रहे हैं तो धारा इस साइड बह रही है, जब पास ले जा रहे हैं धारा इस साइड बह रही है। इन्होंने सोचा क्यों ऐसा हो रहा है, सोचना तो बनता है। उन्होंने सोचा क्यों ऐसा हो रहा है। इन्होंने क्या सोचा क्यों ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब उन्होंने यह निकाला, जब इस तार को हमने इस कुंडली के पास ले गए तो इसमें पास ले जाने पर जो है आगे पीछे करने पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन होता है भाई साहब, इसको आगे पीछे करने पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण धारा बहती है। जब इसको अस्थिर करके रख देते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ही नहीं होता है, एक समान चुंबकीय फ्लक्स होता है। जब एक समान चुंबकीय फ्लक्स होता है तो धारा नहीं बहती है। तो धारा कब बहती है, जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। इनका अगर प्रयोग देखना है तो इन्होंने ये पूरा अच्छे से प्रयोग किया था। मैं तो एक ही समझाया बनाकर, यहाँ पे देखिए ये पूरा प्रयोग किया था। यहाँ पे देख रहे हैं, अब हमारा फोटो दिखाई दे या नहीं दे, इनके प्रयोग आपको दिखाई देना चाहिए। ध्यान देना सभी लोग। देखिए सबसे पहला फोटो जो ए वाला फोटो है उस पर ध्यान दीजिए सभी लोग। इसमें क्या था, चुंबक को पास ले गए थे तो धारा देख रहे हैं, धारा मापी में किस तरह से विक्षेप हुआ था। बी वाले फिगर में चुंबक को दूर ले गए थे, देख रहे हैं चुंबक में धारा मापी में किस तरह से विक्षेप हुआ। जब पास ले गए तो कैसे विक्षेप हुआ, दूर ले गए तो कैसे विक्षेप हुआ। देख रहे हैं आप सभी लोग, समझ रहे हैं, समझ में आया। इसी तरह जब नॉर्थ पोल से साउथ पोल के पास ले गए तब देखिए धारा कैसे विक्षेप हुआ। जस्ट इसका उल्टा हुआ, जो नॉर्थ पोल में अगर धारा राइट साइड में जा रही थी तो साउथ पोल ले जाने पे लेफ्ट साइड जाने लगा। इसका मतलब चुंबक को अगर हम किसी तार के पास में रख के उसको आगे पीछे करेंगे तो उस तार में धारा बहने लगती है, तार में धारा बहने लगती है। और यही जो प्रक्रिया होती है इसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्योंकि चुंबक के कारण वहाँ पे धारा बह रही, इसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। या आगे आप लोग पढ़ोगे, अभी समझ लीजिए, चारों कंडीशन समझ लिए। और ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पे कहा, ये सभी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए प्रयोग नंबर 2 उन्होंने किया था। प्रयोग नंबर 2 में क्या किया था, प्रयोग नंबर 2 उन्होंने किया था, क्या किया था प्रयोग नंबर 2, ध्यान देना सभी। प्रयोग नंबर 2 को ध्यान देना सभी लोग।
ये तो आपका प्रयोग नंबर 1 था, यहाँ पे चुंबक रख रहे थे, लेकिन प्रयोग नंबर 2 में उन्होंने एक क्लास और एडवांस कर दी। ये चुंबक न रख के यहाँ पर उन्होंने क्या रखा, समझिएगा सर, साइंटिस्ट का दिमाग कितना तेज होता है। अभी तक आप लोगों ने ये जाना कि चुंबक, अभी तक क्या क्या जाने आप लोग, अभी तक ये जाने कि कोई धारा बहती है किसी तालक में, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। दूसरा बात ये अभी तक आप लोगों ने जाना है कि अगर कोई चुंबक रखा जाता है, चुंबक के परिवर्तन के कारण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण किसी धारावाही चालक में धारा बहने लगती है। लेकिन उन्होंने एक बात सोचा कि जब चुंबक रखने की क्या जरूरत है, चुंबक रखने की क्या जरूरत है, जब किसी तार में अगर हम धारा बहा रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र अपने आप उत्पन्न हो जा रहा है। तो उन्होंने क्या किया, एक यहाँ पर इसमें आपका इस तरह से गैल्वेनोमीटर धारा मापी लगाया। धारा मापी लगाया और जस्ट इसके ऊपर एक दूसरा कुंडली उन्होंने बनाया। ठीक है, दूसरा कुंडली उन्होंने बनाया। उन्होंने क्या बनाया, दूसरा कुंडली बनाया। इस दूसरे कुंडली में कुंजी के लगा दिया और इसमें धारा इन्होंने प्रवाहित करने लगा कि भाई जब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो अपने आप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया था किसी भी धारावाही चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर, चौथे चैप्टर में मैंने आपको समझा था ना, धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अरे यार समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना सब मैं कंसेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ, केवल विद्युत चुंबकीय प्रेरण का धार परिभाषा लिखा के आगे बढ़ूँ क्या? नहीं कर सकता मैं ऐसा, आपको नहीं समझ में आएगा। अच्छा ऐसे समझ में आएगा, और जब फील कर रहे हो आप लोग तो समझ में आएगा। मेरे समझाने के, मेरे कहने का मतलब यह है कि जब इन्होंने क्या किया, पहले तो चुंबक रख के देखा, इसमें धारा बह रही थी, चुंबक में परिवर्तन करके चुंबक को आगे पीछे करके देखा, यहाँ पे धारा मापी में धारा बह रही थी। तो उन्होंने सोचा चुंबक क्यों लेकर आना है, चुंबक कहाँ पे लेंगे, जब हमको यही पता है कि किसी धारावाही चालक में धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो वो क्या किए, यहाँ पे कोई धारावाही चालक तार रख दिया और इसमें धारा प्रवाहित करने लगे, तो यहाँ पे धारा इसमें उत्पन्न हो जाएगा? नहीं उत्पन्न होगा, पहले नहीं उत्पन्न हो रहा था। फिर उन्होंने कहा कि ओ लग रहा है इसमें भी चक्कर यह है, चुंबकीय धारा में परिवर्तन करना पड़ेगा। तो वहाँ पर ये कुंजी से बंद ऑफ, चालू बंद, चालू बंद, चालू बंद, चालू बंद करने लगे। इसमें क्या हुआ, विद्युत धारा में परिवर्तन होने लगा। एक बार आपका धारा बहने लगी, एक बार धारा नहीं बहने लगी। जैसे ही धारा में परिवर्तन होने लगा वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र में भी परिवर्तन होने लगा। आपको मालूम है किसी तार में चुंबकीय क्षेत्र बायोसावर्ट के नियम से कैसे लगाते हैं, आई डॉट डीएल साइन थीटा से। तो चुंबकीय क्षेत्र में भी परिवर्तन होने लगा। जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हुआ, उसमें इस धारा मापी जो यहाँ पे लगा है, इसमें विक्षेप होने लगा, ऐसे ऐसे इस तरह से आगे पीछे का विक्षेप होने लगा। मतलब कि एक कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर दूसरी कुंडली में धारा अपने आप उत्पन्न हो जा रही है। ये मुझे समझाना था कि इस कुंडली में धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो जहाँ पे जब धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जा रहा है और इस चुंबकीय क्षेत्र से यहाँ पे धारा बहने लग रही है। यानी एक कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर दूसरी कुंडली में अपने आप धारा प्रवाहित होने लग रही है। एक कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर दूसरी कुंडली में अपने आप धारा प्रवाहित होने लग रही है। यहाँ पे देखिए इस तरह से उन्होंने प्रयोग किया था, इस तरह से प्रयोग किया था। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने इतना ही नहीं किया, उन्होंने प्रयोग करने के लिए यहाँ पे जैसे प्लस माइनस यहाँ पे जुड़े थे ना, यहाँ पे प्लस माइनस जुड़े हुए थे, तो उल्टा कर दिए, माइनस से प्लस कर दिए। जब माइनस से प्लस किए तो क्या हुआ, यहाँ पे ध्यान देना, अगर पहले विक्षेप इस साइड में हो रहा था, जैसे ही माइनस से प्लस उल्टा किए विक्षेप इस साइड होने लगा, उल्टा होने लगा। मतलब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन मतलब धारा में परिवर्तन करने पर भी धारा उत्पन्न हो जा रहा है। जैसे जैसे धारा में परिवर्तन करे तो वैसे यहाँ पे धारा उत्पन्न हो रहा था। मुझे समझाने का मतलब यहाँ पे देखिएगा, पीडीएफ में आप सभी लोग दो कंडीशन दिया हुआ है। पहले कंडीशन क्या, चालू धारा करने पर, धारा रोकने पर, धारा चालू करने पर, रोकने पर, दोनों कंडीशन में देखिए धारा परिवर्तित हो रहा था। तो यहाँ से विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा आती है। परिभाषा क्या आती है, परिभाषा यह आती है जब एक कुंडली के पास में दूसरी कुंडली रख के उसमें धारा में परिवर्तन करें तब क्या होता है, दूसरी कुंडली में एक धारा, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अगर वह परिपथ बंद हो तो वहाँ पे एक धारा भी उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। नहीं समझ में आया कुछ? अब आप लोग हेडिंग करिएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा। हेडिंग करिएगा तो समझ में आएगा, मैं बताऊंगा तब समझ में आएगा, अभी नहीं आएगा। यहां पे हेडिंग करते हैं और एग्जाम में पूछता है यह डिफिनेशन प्रेरित विद्युत वाहक बल का।
प्रेरित विद्युत वाहक बल और फिर प्रेरित धारा। क्या डिफिनेशन लिखना है आपको? डिफिनेशन ये लिखना है कि यदि किसी कुंडली के पास में रखकर दूसरी कुंडली में धारा में परिवर्तन करें, यदि किसी कुंडली को दूसरी कुंडली के पास रखकर, देखिए एक कुंडली को हमने दूसरी कुंडली के पास में रखकर कुंडली में धारा में परिवर्तन करें तो दूसरी कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। दूसरी कुंडली में क्या होता है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यदि एक कुंडली को दूसरी कुंडली के पास में रखकर कुंडली में धारा में परिवर्तन करें तो दूसरी कुंडली में क्या हो जाता है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम लोग प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जिसे हम लोग प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। यदि किसी कुंडली के पास में रखकर दूसरी कुंडली में धारा प्रवाहित करें, जैसे यहाँ पे कुंडली रखे थे, इस कुंडली में धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो इस कुंडली के कारण इसमें क्या हो जाता है? एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम लोग प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। यदि यह कुंडली, यह परिपथ जो है बंद हो तो इसमें एक धारा बहने लगती है, जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं इसके आगे प्रेरित धारा का डिफिनेशन। यदि यह परिपथ क्या हो? बंद हो। यदि परिपथ क्या हो? बंद हो। तो यदि परिपथ जो है आपका बंद होता है तो विद्युत वाहक बल के कारण, प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण, प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण क्या हो जाता है? एक परिपथ में एक धारा प्रवाहित होने लगती है। परिपथ में एक धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक, जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? एक धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? प्रेरित धारा कहते हैं। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा, दोनों का डिफिनेशन समझ में आया। अगर इस कुंडली को पास में रखकर दूसरी कुंडली में हम लोग पहले वाले कुंडली में धारा प्रवाहित कर रहे हैं, धारा के प्रवाह में परिवर्तन कर रहे हैं, धारा में परिवर्तन कर रहे हैं, तो दूसरी कुंडली में क्या उत्पन्न हो जा रहा है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जा रहा है, जिस विद्युत वाहक बल को हम लोग प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। यदि परिपथ को बंद हो, या परिपथ अगर बंद हो, खुला न हो, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण इसमें प्रेरित एक धारा बहने लगती है, जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। एक धारा बहने लगती है, जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। एक धारा बहने लगती है, जिसे प्रेरित क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। एक धारा बहने लगती है, जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। बात समझ में आ रही है सभी को? पॉइंट समझ में आ रहा है सभी को? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ मुझे, और डिफिनेशन कमेंट करो। दोनों प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा का डिफिनेशन कमेंट करो। अब फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे हैं। और यह पूरी घटना क्या कहलाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। यह घटना क्या कहलाता है? यह घटना चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। यह घटना क्या कहलाता है? चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। ना
चुंबकीय प्रेरण कहलाता है ये घटना। ठीक है, रब करें इसे। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे इसके आगे, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम। ठीक है, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम ना। तो देखिए आज के इस लेक्चर में हम लोग बस इतना ही करते हैं ना, अब इतना ही करते हैं। 1 घंटे 20 मिनट 25 मिनट हुआ, कुछ लोगों को लंबा लगने लगेगा। ठीक है, अब मैं 1 शॉट लेक्चर में भी यही लेक्चर दूंगा, तो आप अभी पढ़िए, फिर 1 शॉट लेक्चर में दोबारा रिवीजन हो जाएगा, बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी, बात मानिएगा सभी लोग। अब तुम न्यूमेरिकल भी साथ साथ में करा रहा हूँ और ये भी बताते चल रहा हूँ क्या क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो चलिए आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।